हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली आपका इंतजार हुआ खत्म। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री 2024 की पहली शिफ्ट पूरी हो चुकी है और स्टूडेंट्स ने जो हमें बताया है उस हिसाब से पेपर आपका मुश्किल नहीं आया। और ये पहली उम्मीद करी जा रही थी कि पेपर आपका जैसे पहले आता था, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल वैसा आया है। जो टॉपिक हमने एक्सपेक्ट किए थे बिल्कुल वही टॉपिक्स आए हैं। डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा नहीं था, तो आपका ओवरऑल पेपर जो है वो इजी रहा है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहा है। और दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 80 में से 80 में से 80 या 80 में से 76 या मतलब 70s में अटेम्प्ट कर कर आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर आसान है। ठीक है, आप सभी जो है 70 प्लस का अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत आराम से। और इनफैक्ट 70 प्लस नहीं मैं कहूंगी, 75 प्लस मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आपका मैथ्स भी ओवरऑल काफी आसान था, रीजनिंग भी ओवरऑल काफी आसान थी। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर रखी थी और जिन बच्चों को पता था कि पहले कैसे आता था, जिन्होंने पुराने पेपर कर रखे थे, पुराने पैटर्न देख रखे थे, तो उनके लिए ये पेपर बहुत आसान रहा है और सभी अब मेंस की तैयारी में जुट गए हैं। तो चलिए आपको एक एनालिसिस दे देती हूँ मैं रीजनिंग और मैथ्स का। देखिए, जैसा कि दो ही सब्जेक्ट्स है, एक रीजनिंग और मैथ्स, 40 सवाल जो रीजनिंग के आए हैं उसमें 4 सवाल आपके सिलोगिज्म के थे। सीधा सीधा सवाल था सिलोगिज्म का, जिसमें कि आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया है। ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। डायरेक्शंस के 3 सवाल, ठीक है, 3 क्वेश्चन डायरेक्शंस के आए हैं। इस बार ब्लड रिलेशन नहीं आया, ब्लड रिलेशन फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया, तो इसका ये मतलब नहीं है किसी को नहीं आएगा, यानी हो सकता है सेकंड शिफ्ट में आ जाए या थर्ड शिफ्ट में आ जाए। क्योंकि आपका जो 40 सवालों का जो अभी आया है ना पेपर, इन 40 में से 8 से 10 सवाल जो है वो हर शिफ्ट में थोड़े चेंज होते हैं। तो जैसे कि अभी ब्लड रिलेशन इसमें नहीं है, तो थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में आपको ब्लड रिलेशन का सवाल मिलेगा। 4 सवाल इनइक्वालिटी के मोस्टली हर शिफ्ट में आ जाते हैं, तो आगे की शिफ्ट जो आपकी, अगर आगे की शिफ्ट में पेपर है और इनइक्वालिटी देखो, कॉमा भी नहीं आया स्टेटमेंट में। बच्चों ने बताया कि सिंपल क्वेश्चन था, जो हम कहते हैं कि 1 मिनट में आपके 5 सवाल हो जाते हैं, वो वाले फॉर्मेट के थे, तो वो कहते 30-40 सेकंड में ही हमारे 4 सवाल हो गए। तो इनइक्वालिटी का सीधा सीधा सवाल था, कोई कॉमा नहीं था, आपको सीधा कंक्लूजन बताना था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसके बाद आपकी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, हाँ जी, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कि वो का रा पा इस तरह की चीजें आपको बोलता है ना। और वहां पे आपको उन्होंने इसके 4 सवाल दिए हैं। उन 4 सवालों में कुछ आपके होते हैं कि एक शब्द का कोड आपसे पूछ रहा है, और कुछ सवाल होते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट दी होती है और छोटी सी स्टेटमेंट होती है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आया है। ये भी आपका देखो असिस्टेंट का प्री है, तो असिस्टेंट के प्री के हिसाब से ही आपका पेपर सेट हुआ है। तभी मैं आपको कहती हूँ कि कट ऑफ जो है वो आपकी असिस्टेंट प्री की हाई जाती है। अटेम्प्ट भी आपको ज्यादा करना है, ठीक है, बट फिर भी एक फर्स्ट शिफ्ट का हमें थोड़ा देखना होता है कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो पैटर्न आया है आगे की सारी शिफ्ट्स में उसके आसपास ही रहेगा। थोड़े से चैप्टर्स जरूर चेंज होंगे, जैसे डायरेक्शन की जगह किसी में ब्लड रिलेशन आएगा, या फिर आपका जो है यहाँ पे किसी में इनइक्वालिटी की जगह कुछ और आ जाएगा, अल्फाबेट्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 40 में से आप 5 या 8 या मैक्सिमम 10 सवाल लेकर चलो कि वो आपके थोड़े से बदल सकते हैं अलग अलग शिफ्ट्स में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका पेयर फॉर्मेशन, हर बार चाहे पीओ का प्री दो चाहे क्लर्क का प्री दो, पेयर फॉर्मेशन, जिसमें कि वो बोलता है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड विच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड। ठीक है, वो वाले जो क्वेश्चन आते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में आपने देखना होता है। तो पेयर फॉर्मेशन भी आपके पेपर में आया है। वर्ड दिया था, नंबर नहीं दिया उन्होंने इसमें आपको, मीनिंगफुल वर्ड वाला, जहां पे आपको एक वर्ड दिया होता है और एक वर्ड में आपको बोलेगा कि इसका पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां उठाइए, और इनसे देखिए यदि कोई मीनिंगफुल शब्द बन रहा है तो इसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा, या फिर नहीं बन रहा तो ये आंसर मार्क करिए, एक से ज्यादा बन रहा है तो ये आंसर मार्क करिए। तो ये वाला एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आया है रीजनिंग में। उसके बाद कॉन्सोनेंट वोवल वाले क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कि एक सवाल कि आपको एक शब्द दिया होता है, ठीक है, और जो वर्ड्स आए हैं बहुत छोटे छोटे आए हैं, जैसे कि आपके ये जो अल्फाबेट्स की पजल है उसमें एक वर्ड था हार्मनी, एक वर्ड था रीबिल्ट, है ना। तो ऐसे से वर्ड्स जो है छोटे छोटे वर्ड्स है कि आपको उनको सॉल्व करने में कोई ज्यादा समय भी नहीं लग रहा है। जैसे कि बड़े वर्ड आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है, छोटे छोटे वर्ड्स आए हैं आपके पेपर में। ओके, कॉन्सोनेंट वाला सवाल जो है वो ये आपको एक शब्द दिया होता है और उसमें बोलता है कि हर कॉन्सोनेंट में आपने +1 किया, हर वॉवल में आपने -1 किया,
और उसके हिसाब से आपसे एक पजल एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो आपका 1 नंबर का आया है। चलिए फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आया है जिसमें 7 फ्लोर है, तो 7 फ्लोर बहुत आराम से हो जाते हैं, वहां पे हमें ज्यादा समय नहीं लगता है। 5 सवाल आपके फ्लोर बेस्ड पजल के थे। अच्छा, मंथ बेस्ड पजल जो आई है वो मंथ और डेट आई है, ठीक है। 3 महीने और 2 तारीख, मेरे ख्याल से 9 और 27 बच्चे ने बताया था कि एक 9 तारीख थी और एक 27 तारीख थी, और 3 महीने थे टोटल। तो 3 मंथ्स के आपने वो पूरा अरेंज करना है कि कौन किस डेट पे आपने बिठाना है, किस बंदे को किस डेट पे बिठाना है। तो ये मंथ बेस्ड क्वेश्चन आपके उसमें आया है रीजनिंग में। फिर सीक्वेंस बेस्ड, हाँ जी, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी एक पजल ही आई है आपके पेपर में, ठीक है, जिसमें कि 7 लोग हैं, है ना, 7 लोग आपको दिए हुए हैं और उनका सीक्वेंस आपको अरेंज करके देना है। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपका जिसको आप कंपैरिजन ऑफ रैंक भी बोलते हो, है ना, जिसमें कि उन्होंने शायद से पता नहीं वो पेन है कि चॉकलेट है, कि इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, इसके पास इतने हैं, तो आपसे उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता है ना, वो वाले क्वेश्चन होते हैं। तो वो आपके 6 लोग टोटल आए हैं आपके सवाल में और 3 सवाल इसके रहे हैं। अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक वाले सवाल नहीं होते जो अल्फाबेट्स के, है ना, अल्फाबेट्स और नंबर के सवाल, जो नंबर सीरीज आपको दी होती है या अल्फाबेट सीरीज दी होती है, आपको वहां एक सीरीज दी हुई थी, लगातार अल्फाबेट्स दिए हुए थे, है ना, और उसके ऊपर उन्होंने 4 से 5 सवाल पूछे हैं, ठीक है, वो आपके पेपर में आए हैं, जिसमें से बच्चे कह रहे हैं 2-3 तो आसान थे, बाकी 1-2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से टाइम लग रहा था हमें करने में, पर हो गए थे। और एक आपका ऑड वन आउट पक्का है, एक सवाल ऑड वन आउट का होता ही होता है। तो ये 40 सवाल आपके शिफ्ट 1 में आए हैं। और अब शिफ्ट 2 में या शिफ्ट 3 में या शिफ्ट 4 में या कल क्या होगा, देखो ओवरऑल ऐसा ही कुछ रहता है, ठीक है। अब जैसे शिफ्ट 1 में पजल वाले ज्यादा आ गए हैं, तो आगे की शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3 या शिफ्ट 4 में जाकर आपका हो सकता है कि थोड़ा सिटिंग वाले, लीनियर वाले, है ना, वो वाले थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसमें पजल ज्यादा आ गई है। तो ये आपका ओवरऑल सारा रीजनिंग का एनालिसिस है। और डिफिकल्टी लेवल मैंने बताया इजी था। फ्लोर भी आप देख सकते हैं, केवल 7 फ्लोर है, ठीक है। कंपैरिजन में 6 बंदे थे, सीक्वेंस में भी 7 बंदे थे, मंथ और डेट वाले क्वेश्चन में भी टोटल 6 ही बने, 3 महीने और 2 आपकी डेट्स, तो टोटल 6 तारीख बन गई, है ना, 6 डेट्स बन गई। तो वो भी आपका क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं था। बच्चों ने बताया कि ज्यादा पॉसिबिलिटी बनानी नहीं पड़ रही हमें, कोई खास एक में हल्का सा लगा था और वो साथ के साथ खत्म हो गई थी। तो ओवरऑल अब बच्चों का रीजनिंग का अटेम्प्ट क्या गया है, जितना हमने अभी तक फीडबैक लिया है, कई बच्चे ऐसे और मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा रीजनिंग में 40 में से 40 का अटेम्प्ट गया है, क्योंकि आपको समय भी 25 मिनट मिला है। कई बच्चे ऐसे भी मिले हैं जो कह रहे थे कि हमारे 25 मिनट में से केवल 16 मिनट के अंदर 40 सवाल हो चुके थे और बाकी समय हमने वेट करी थी, ठीक है, उस सेक्शन के ओवर होने की। तो मतलब ये है कि अगर काफी बच्चे 40 में से 40 कर पा रहे हैं, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 40 में से 40 सवाल करके समय भी उनका बच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी आगे की शिफ्ट में अगर आपका पेपर है, आपको भी अपने पेपर में 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। और आप सब जानते हैं कि पहले आप जो है ये जो पजल वगैरह होती है, इससे पहले बाकी सॉल्व कर लो, जल्दी हो जाएगा, और फिर फटाफट से पजल कर लेना। और वैसे अभी आपका जो है पजल भी बहुत नॉर्मल सी आई है, अगर आपको पजल में अच्छा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जो होना चाहिए, तो आप जो है सीक्वेंस में भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक आधी पजल देख के अगर लगता है कि थोड़ा सा टाइम लेने वाली है, उसको छोड़ लेना। तो ये था आपका रीजनिंग का ओवरऑल एनालिसिस। और इसका गुड अटेम्प्ट अगर मैं बोलूं तो 35 to 38 है, अगर आप 35 से 38 तक का अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आप सब जानते हैं रीजनिंग में 25 मिनट है, ज्यादा समय है रीजनिंग में, जिस वजह से आपका अटेम्प्ट जो है वो भी थोड़ा ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो देखो मैथ्स का भी वही एक्सपेक्टेड सारा रहा है। 15 सवाल सिंप्लीफिकेशन के जो आप फटाफट कर लेते हो, ठीक है, जिनकी थोड़ी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है उन्हीं को दिक्कत आती है, पर जो कैलकुलेशन में बढ़िया होते हैं उनका मैथ्स तो बहुत बढ़िया जाता है। अच्छा, मिसिंग नंबर सीरीज आपकी आई है, सीरीज में एक नंबर मिसिंग है, वो वाला क्वेश्चन आया है, उसके 5 सवाल, तो 20 सवाल तो यही हो गए आपके। और साथ में डीआई के 10 क्वेश्चन आए हैं, 5 सवाल आपके वो टेबल वाले हैं, टेबल वाली डीआई आई है, और 5 सवाल आपके लाइन ग्राफ जो होता है वो वाले आए हैं, ठीक है। तो 10 डीआई के सवाल, 15 सिंप्लीफिकेशन के सवाल और 5 आपके मिसिंग नंबर सीरीज के सवाल, तो
आपके यहाँ पर यही अगर आप देखते हो तो ये आपके 30 सवाल तो यही हो गए, है ना, 30 क्वेश्चन तो यही हो गए, और बाकी के 10 सवाल जो है वो आपके अरिथमेटिक के हैं। अरिथमेटिक जिसमें कि आपका वो प्रॉफिट लॉस, आपका सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, इस तरह के चैप्टर जो होते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, तो वो सारा अरिथमेटिक में आया है। तो बच्चे कह रहे हैं कि बाकी तो हमसे हो गया, सीरीज भी सबसे हो गई है, इनका मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल भी आपका इजी टू मॉडरेट है। वैसे तो देखो पेपर इजी है, ठीक है, बट वही है कि हर तरह का स्टूडेंट होता है, जिसने कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे से तैयारी करी है, बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, वो तो बढ़िया से 100% अटेम्प्ट करके आए हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी और ज्यादा तैयारी कर नहीं पाए, उनको थोड़ा सा प्रिपरेशन कम होने की वजह से लगता है कि नहीं इतना आसान नहीं था, मॉडरेट था। पर वैसे जिस बच्चे ने प्रॉपर प्रिपरेशन करी है उसके लिए ये पेपर बहुत बहुत आसान था, एक्सपेक्टेड आया है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे पिछले बैंकर्स ग्राउंड पे जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं उसमें हमने जिस तरह से आपको बताया है, कल भी एक मैराथन थी उसमें भी हमने सारा कुछ आपको बताया था, और स्ट्रिक्टली उसी तरह से ही आपका इस बार का पेपर जो है वो रहा है, आरआरबी का, क्लर्क का, असिस्टेंट का। ओके, तो ओवरऑल अब अगर आप जानना चाहोगे कि गुड अटेम्प्ट क्या है, तो बच्चे रीजनिंग में आपका 35 to 38 अगर हो गया तो वो अच्छा अटेम्प्ट है, और मैथ्स का भी आपका अराउंड 34 to 36 हुआ है, तो दैट इज गुड अटेम्प्ट। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं, हाँ जी, ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपसे, तो ओवरऑल अगर आपका 72 प्लस का अटेम्प्ट गया है, ठीक है, तो ये आपका बहुत बढ़िया है, आप सेफ हो। अगर आप इस अटेम्प्ट में आए हो तो आप सेफ है, और इसी तरह से अब आप अगली शिफ्ट्स की तैयारी करिए, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट्स में अब आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, शिफ्ट 1 का जो मैंने आपको एनालिसिस दिया है बिल्कुल ऐसा सा ही आपका आगे की शिफ्ट्स रहेगी, थोड़ा थोड़ा मैंने बताया आपको। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देखो मैथ्स का तो यही स्टैंडर्ड रहता है आपका, है ना, अरिथमेटिक में थोड़ा सा हेर फदल आपका थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, किसी में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के आ रहे हैं, किसी में प्रोबेबिलिटी के आ रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा बहुत हो जाता है। बट ये देखो डीआई भी आपका आना है 10 नंबर का, सिंप्लीफिकेशन के 15, मिसिंग नंबर के 5 सवाल, है ना, ये तो आपका ऐसे ही रहता है, ज्यादा मेजर फर्क नहीं आता है। रीजनिंग में आपको हम बार बार कहते हैं कि क्लर्क का अगर आप प्री दे रहे हैं तो अल्फाबेट की पजल बहुत आती है, अल्फाबेट के पजल के सवाल तो आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो वो चीज देखी गई है। क्योंकि देखो एक ऑड वन आउट भी आया, वो भी आपका अल्फाबेट वाला था, कि आपको 4 ऑप्शन दिया और चारों में कुछ अल्फाबेट्स है, तो आपको बताना है इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। अल्फा न्यूमेरिक वाला क्वेश्चन जिसमें कि आपको एक सीरीज दी होती है, अल्फाबेट्स की सीरीज है, ठीक है, और आपको नीचे उससे कुछ रिलेटेड सवाल पूछ रहा है कि प्रीसीडेड, सक्सीडेड, इस तरह के, ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका जो है, हाँ जी, इसमें आप देख सकते हो मीनिंगफुल वर्ड, पेयर फॉर्मेशन, ये सब कुछ आया है। अब आगे वाली शिफ्ट्स में हो सकता है आपके अल्फाबेट के ज्यादा आए, सिटिंग के ज्यादा आए, और यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन ही आया, तो थर्ड शिफ्ट में उम्मीद करी जा रही है आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट काफी आसपास होती है, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट ज्यादा आसपास होती है। ज्यादा डिफरेंस होता है सेकंड से थर्ड शिफ्ट में, जो सेकंड से थर्ड शिफ्ट आती है वहां बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो आई होप आप सबको समझ आ चुका है कि इस बार का आरआरबी का प्री का पेपर जो है वो ओवरऑल देखा जाए तो वो आसान है, ठीक है, और आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोशिश करिए 100% अटेम्प्ट करने की, अदरवाइज 100% नहीं भी हो पा रहा, वैसे तो हो जाना चाहिए अगर आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन है। तो कई बार होता है 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें अटक जाते हो, तो कोशिश करिए 72 प्लस अटेम्प्ट आपका होना चाहिए हर हालत में। ओके, मैक्सिमम बच्चे रीजनिंग में 40 में से 40 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, और आपने भी इसी स्पीड के साथ अपना पेपर करना है। तो आगे की शिफ्ट में जितने भी बच्चे अभी रहते हैं उन सभी को बैंकर्स ग्राउंड की तरफ से ऑल द बेस्ट, और जरूर बताइए आपका पेपर कैसा रहा। थैंक यू सो मच।